रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 5 वालों के लिए मेजर 10 ज्योग्राफी का PBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है, आपको देखिए दोस्तों दो ही मेजर पढ़ना, मेजर 9 और मेजर 10। चलिए मेजर 10 देखते हैं हम लोग। तो देखिए जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो चलिए समझेंगे आखिर आर्थिक भूगोल क्या है, उसका परिभाषा और उसका विषय क्षेत्र। तो देखिए आर्थिक भूगोल जो हमारा होता है दोस्तों, वो मानव भूगोल का ही एक जो है वो ब्रांच है, शाखा है, जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य अपनी आजीविका कमाने के लिए पृथ्वी पर कहाँ, कौन सी और क्यों, मतलब ये सभी गतिविधियाँ, कौन कौन सी गतिविधियाँ क्यों करता है, कहाँ करता है, कैसे करता है, ये सब चीज़ पढ़ा जाता है। वही हमारा जो है वो आर्थिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, चलिए इसकी प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत सारे भूगोलवेताओं के द्वारा जो है अलग अलग परिभाषा दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहला दिया गया है दोस्तों प्रोफेसर RE मर्फी के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया है कि आर्थिक भूगोल जो है वो मानव के जीविकापार्जन की विधियों में एक साधन से दूसरे साधन पर मिलने वाली समानताओं और विषमताओं का अध्ययन करता है। वही हमारा जो है वो आर्थिक भूगोल कहलाता है। ये प्रोफेसर RE मर्फी के द्वारा दिया गया परिभाषा। चलिए दूसरा परिभाषा देखेंगे जो कि हमारा हॉटसन और अलेक्जेंडर के द्वारा के अनुसार दिया गया, या तो इनके द्वारा दिया गया है। देखिए लिखा इन्होंने कि आर्थिक भूगोल पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमयन और उपभोग से संबंधित गतिविधियों के आस्थनिक वितरण का अध्ययन करना ही जो है वो आर्थिक भूगोल कहलाता है। चलिए अगला परिभाषा हमारा वो है रूरबैक के अनुसार। इन्होंने जो परिभाषा दिया है, देखिए लिखा है कि आर्थिक भूगोल एक क्षेत्र के आर्थिक जीवन का वर्णन है जिसके अंतर्गत भौगोलिक वातावरण के कंट्रोल या फिर प्रभाव को आर्थिक जनजीवन पर देखा जा सके, वही हमारा आर्थिक भूगोल हो गया दोस्तों। चलिए एक और परिभाषा हमारा जो देखेंगे, ये दिया गया है चीसोल्म के अनुसार। तो इसके अंतर्गत उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जो वस्तुओं के उत्पादन, उसके चयन और क्रय विक्रय प्रणाली यानी खरीद बिक्री प्रणाली पर प्रभाव डालती है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा आर्थिक भूगोल का परिभाषा है। ठीक है, चलिए अब इसका विषय क्षेत्र हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही गतिशील माना जाता है। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत निम्नलिखित उप क्षेत्रों और तत्वों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से उप क्षेत्रों, कौन कौन से तत्वों का अध्ययन किया जाता है वो देखेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा हो गया वो है दोस्तों कि मानवीय आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए मानव अपनी आजीविका के लिए जो भी काम करता है उसका स्थानिक अध्ययन इसमें शामिल है हमारा। जैसे प्राथमिक क्रिया, जिसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है दोस्तों आपका कृषि हो गया, पशुपालन, आखेट, मछली पकड़ना, वानिकी और खनन वगैरह जो है वो प्राथमिक क्रिया में हमारा आ गया। दूसरा क्रिया यानी द्वितीय क्रिया, इसमें आ जाता है दोस्तों कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलना। ठीक है, जैसे कि विनियमन उद्योग वगैरह में, यानी कच्चे माल से, यानी मान लीजिए कि आपका रबड़ वगैरह बनाना, ठीक है, या तो जो भी है कच्चे माल से, मतलब वैसा प्रोडक्ट बनाना जो उत्पादन, मतलब जो मूल्यवान उत्पादन हो वैसे। ठीक है, और तृतीय क्रिया में हमारा क्या आ जाता है, तो इसमें हमारा आ जाता है सेवा क्षेत्र, जैसे परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग वगैरह। तो ये हमारा तृतीय क्रियाएं हो गई। और अगला हमारा लास्ट जो है चतुर्थ और पंचम क्रिया है। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, तो देखिए इसमें आता है उच्च स्तरीय अनुसंधान, प्रबंधन, सूचना तकनीकी और निर्णय निर्माण, ये सभी जो है आता है हमारा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा कि प्राकृतिक एवं अमानवीय मानवीय, ठीक है, मानवीय संसाधन, अमानवीय नहीं है। तो देखिए लिखा है कि संसाधनों की उपलब्धता और उसका दोहन आर्थिक भूगोल का मूल आधार होता है। जिसमें देखिए प्राकृतिक संसाधन में हमारा क्या क्या आता है, तो देखिए मिट्टी आ गया, जल आ गया, वन, खनिज और ऊर्जा संसाधन जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, ऊर्जा वगैरह, इन सभी का वितरण। मानवीय संसाधन क्या क्या हो गया, तो देखिए इसमें हमारा सबसे पहला हो जाता है जनसंख्या का घनत्व, कार्यशील जनसंख्या, तकनीकी क्षमता और श्रम शक्ति वगैरह का अध्ययन। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए तीसरा देखेंगे, वो है कृषि भूगोल दोस्तों। तो देखिए विश्व के विभिन्न भागों में फसलों के प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है, यानी हर जगह का जो फसल वगैरह का प्रतिरूप है उसका।
कृषि प्रणाली जैसे कि सघन कृषि प्रणाली, विस्तृत कृषि प्रणाली, बागायती कृषि पर जलवायु और मिट्टी वगैरह का प्रभाव, ये सब पढ़ा जाता है। चौथा हो गया हमारा औद्योगिक भूगोल दोस्तों। तो विभिन्न उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, या फिर पेट्रोकेमिकल्स आदि वगैरह का स्थानीयकरण के कारण वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है। कच्चे माल, बाजार और परिवहन की सुविधाओं के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, तो ये सभी चीज़ें पढ़ा जाता है। देखिए पांचवा हमारा हो गया परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो वस्तुओं और सेवाओं के संचलन के लिए परिवहन नेटवर्क जैसे कि सड़क, रेल, जल और वायु मार्ग वगैरह का विश्लेषण। फिर हो गया हमारा कि अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक व्यापार का प्रवाह वगैरह, आयात निर्यात और वैश्विक बाजारों का अध्ययन, तो ये सब जो है हमारा शामिल है दोस्तों किसमें, तो हमारा आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में। चलिए छठा हमारा हो जाता है जो है प्रादेशिक विकास और आर्थिक नियोजन, यानी विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानताओं का पहचान करना। जो आर्थिक असमानता है, भिन्नता है, उसका पहचान करना, संसाधनों के सतत उपयोग और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए नीतियां वगैरह बनाना। तो ये सभी जो है हमारा आर्थिक भूगोल का दोस्तों वो विषय क्षेत्र था। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष देखिए आपको लिखना है, ठीक है। निष्कर्ष से भी आपका आंसर जो है अच्छा लगता है। तो देखिए लिखा है कि आर्थिक भूगोल हमें सिखाता है कि इंसान जिंदा रहने और पैसा कमाने के लिए प्रकृति का उपयोग कैसे करता है, ये हमें सिखाता है आर्थिक भूगोल। यह विषय केवल यह नहीं बताता है कि दुनिया में कहाँ खेती या फिर उद्योग हो रहा है, बल्कि यह भी समझाता है कि वहीं क्यों हो रहा है खेती, आखिर क्या रीजन है, ठीक है। आज के समय में पर्यावरण को बचाते हुए विकास करना, यानी जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए एक विषय को समझना, इस विषय को समझना, आर्थिक भूगोल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि सतत विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आंसर लिखा है कि सतत विकास का सीधा अर्थ ये होता है दोस्तों कि ऐसा विकास जो लंबे समय तक टिका रहे। मतलब वर्तमान में जो अंधाधुंध वगैरह, औद्योगिकीकरण वगैरह और संसाधनों का अत्यधिक दोहन वगैरह के कारण जो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, इसी समस्या को सुलझाने के लिए सतत विकास का जो है संकल्पना सामने आई थी, इसे लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना है। मतलब कि आज का जो, इसे और भी डिटेल में हम लोग समझेंगे, जिससे आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन वगैरह बचा रहे, वही हमारा जो है सतत विकास होता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता ही होगा। चलिए और भी इसका डिटेल में समझेंगे, इसका अर्थ समझते हैं, परिभाषा। तो देखिए लिखा है सतत विकास का अर्थ और परिभाषा। अर्थ पहले देखेंगे तो सतत विकास का सीधा मतलब हुआ दोस्तों कि ऐसा विकास जो आज की हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करे और हमारी आने वाली पीढ़ी यानी हमारे बच्चे वगैरह के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित और रहने लायक बनाए, तो वही हमारा सतत विकास होता है। देखिए कुछ परिभाषा दिया गया है। पहला है हमारा ब्रंटलेड रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 1987 के अनुसार। तो देखिए ये लिखा है कि सतत विकास की सबसे आसान और प्रसिद्ध परिभाषा 1987 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर में दी गई थी, ठीक है। इस रिपोर्ट में दिया गया था, कौन सा परिभाषा दिया गया था, तो देखिए ये परिभाषा है कि सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, वही हमारा सतत विकास है। देखिए उदाहरण के लिए हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हम आज सारा ज़मीन का पानी या फिर सारा पेट्रोल ख़त्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। इसलिए संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल कीजिए, उतना ही प्रयोग कीजिए जितना ज़रूरी हो, और यही हमारा सतत विकास हो गया, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ गए। चलिए आगे देखेंगे कि सतत विकास के 3 प्रमुख आधार हैं, यानी कौन से आधार पर सतत विकास जो है वो टिका हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो सतत विकास केवल पर्यावरण को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह 3 चीज़ों के संतुलन पर टिका हुआ। क्या क्या, तो पहला हो गया हमारा पर्यावरण दोस्तों, दूसरा समाज, तीसरा अर्थव्यवस्था। तीनों के बारे में देखेंगे। तो चलिए पर्यावरण यानी जिसमें हमारा प्रकृति, जंगल, पानी, हवा वगैरह को शुद्ध रखना, प्रदूषण को कम करना, तो ये पहला चीज़ है। दूसरा हो गया समाज दोस्तों। तो समाज में सबको बराबरी का हक मिलना, गरीबी भूखमरी दूर करना और सबको
अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह मिलना, तो ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा हमारा हो गया वो है अर्थव्यवस्था दोस्तों। तो देखिए उद्योगों और व्यापार का इस तरीका से विकास होना जिससे लोगों को रोजगार भी मिले लेकिन प्रकृति का नुकसान भी ना पहुंचे। तो ये तीन चीजों पर जो है हमारा सतत विकास टिका हुआ है। ये तीन चीज जो है सतत विकास का आधार है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि सतत विकास के 17 वैश्विक लक्ष्य दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से जो भी मुख्य है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए 17 लक्ष्य का तय किया है, जिसको पूरा करने का जो समय दिया है वो 2030 तक सभी देशों को पूरा करना है, जो भी उस देश का सदस्य है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, तो देखिए बहुत सारा है 17, लेकिन 17 हम नहीं देखेंगे। उसमें जो मुख्य है वो देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला मुख्य है कि गरीबी को पूरी तरीका से खत्म कर देना है 2030 तक। दूसरा हो गया भूखमरी मिटाना, सबको खाना मिलना चाहिए, भूखमरी से कोई मरना नहीं चाहिए, भूखमरी नहीं रहनी चाहिए। तीसरा है कि सबको मतलब अच्छा शिक्षा और साफ पानी मिलना। चौथा हो गया सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ाना ताकि प्रदूषण कम हो और हमारा जो संसाधन है वो भी बच सके, ठीक है। पांचवा हो गया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पेड़ लगाना दोस्तों। तो ये सभी जो है वो कुछ प्रमुख सरल लक्ष्य दिए गए हैं। 17 हैं लेकिन उसमें से हमने 5 कुछ देखें और भी है, ठीक है। अब सतत विकास की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सा, तो वो देखिए। तो आज इस विकास को अपनाने में निम्नलिखित मुश्किलें आ रही है। कौन कौन सा मुश्किल, तो सबसे पहला तो जनसंख्या वृद्धि है दोस्तों, यानी बढ़ती जनसंख्या। तो दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है जिससे भोजन, पानी और जमीन की मांग भी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगा उसे जो भोजन चाहिए, पानी चाहिए और जमीन तो चाहिए रहने के लिए ना। चलिए दूसरा हमारा हो गया कोयला और पेट्रोल पर निर्भरता। आज भी हमारी ज़्यादातर गाड़ी जो है या फिर फैक्ट्री वगैरह वो पेट्रोल और डीजल या फिर कोयले से ही चलती है, जिससे प्रदूषण रुक नहीं रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए आगे हमारा है दोस्तों कि लालच और उपभोक्तावाद। इंसानों में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदने और संसाधनों को बर्बाद करने की आदत हो चुकी है। उन्हें जो है ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद करने की आदत पड़ चुकी है, जिसके कारण ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। फिर हो गया गरीबी दोस्तों। तो गरीब देशों के पास नई तकनीक जैसे कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वगैरह खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो ये सभी जो है सतत विकास के बीच में जो है बाधा डालती है। ये सभी जो है हमारा चुनौती हो गया। चलिए आगे देखेंगे कि सतत विकास के उपाय क्या हैं, ठीक है। कौन कौन से उपाय जिससे ये सतत विकास जो 2030 तक लक्ष्य दिया गया उसे हासिल किया जा सकता है। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि सतत विकास को हासिल करने के लिए भूगोलवेताओं ने आसान रास्ते बताएं। कौन कौन सा, तो देखिए पहला रास्ता हमारा हो गया कि अक्षय ऊर्जा का उपयोग यानी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। कोयले की बिजली को छोड़कर सूरज की धूप हो गया, हवा से बिजली बनाना, इन सभी का प्रयोग करना। फिर हो गया दूसरा हमारा 3R का नियम अपनाना। 3R हमारा हो गया पहला रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, यानी कि रिड्यूज यानी कम करना, चीज़ों की बर्बादी कम करना। रीयूज यानी दोबारा प्रयोग करना, एक ही चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करना, जैसे कि कपड़े के थैले उपयोग कीजिए, उसी को आप बार बार उपयोग कर पाइएगा। फिर है रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण दोस्तों। तो कचरे से नई चीज़ बनाना, जैसे प्लास्टिक या फिर कागज़ को गलाकर फिर से नई चीज़ बनाना यानी रिसाइकल करना। तो ये सभी अपनाना है। फिर हो गया हमारा जैविक खेती, यानी खेतों में जो जहरीले रसायन वगैरह डाले जाते हैं उन सभी की जगह पर हमें गोबर खाद का इस्तेमाल करना, ताकि मिट्टी भी खराब ना हो और जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बनी रहे। जल संसाधन दोस्तों, तो बारिश की पानी को बचाना और पानी की बर्बादी को रोकना। तो ये सभी का मतलब चीज़ अपनाकर जो है वो सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा लिखा हुआ है दोस्तों कि सतत विकास जो है वो मानव और प्रकृति के बीच दोस्ती का एक रास्ता है। यह हमें सिखाता है कि तरक्की जरूर करें लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तरक्की करना है। पृथ्वी की सीमित संसाधनों के लालच के बजाय जरूरत के अनुसार उपयोग करना ही सतत विकास का असली मंत्र है। यानी लालच के लिए बहुत ज़्यादा हम मतलब ये सब संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वो नहीं, उसके जगह पर हमें जो है वो सही तरीके से जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करना हमारा सतत विकास है। यदि हमें मानव जाति का अस्तित्व बचाए रखना है तो संतुलित विकास मॉडल को अपनाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वरना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि संसाधनों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। साथियों ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, यानी 22 से 26 वाले का जब एग्जाम हुआ था तब ये पूछा जा चुका, ठीक है। तो इसलिए आप ये जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। तो चलिए आंसर को समझते हैं। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि प्रकृति में मौजूद वो सभी चीज जो मनुष्यों के काम आती है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है वही हमारा संसाधन कहलाता है। यानी हर एक चीज़ जो हमें मतलब हमें काम आता है, हमें जो है ज़रूरतों को पूरा करता है वही चीज़। तो भूगोल में कोई भी वस्तु अपने आप संसाधन नहीं बनती, बल्कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक से उसका इस्तेमाल करना सीख जाता है तब वह जो है संसाधन कहलाती, ये भूगोल के अनुसार, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जमीन के अंदर दबा हुआ कोयला तब संसाधन बनता है जब मनुष्य उसे आग और बिजली बनाना सीख जाए तब, वरना वो तो एक फेंका हुआ पत्थर है, ठीक है। तो ये बताने का प्रयास है। चलिए आगे देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर इसका जो है वो पहला देखिए दोस्तों कि जैव संसाधन, ये जीवमंडल से प्राप्त होता है और इसमें जो है जीवन पाया जाता है, इसलिए जैव संसाधन हो गया। इसमें स्वतः जनन की क्षमता भी होती है, इसलिए जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए मानव। वनस्पति दोस्तों जैसे कि जंगल, फसलें वगैरह, वन्य जीव और पशुधन वगैरह, तो ये हमारा जैव संसाधन हो गया। चलिए दूसरा हमारा अजैव संसाधन, तो ये जो है वो निर्जीव पदार्थ से निर्मित होता है और प्राकृतिक में भौतिक रूप से मौजूद भी रहता है। उदाहरण के लिए देखिए तो देखिए हमारा हो गया भूमि, हो गया मिट्टी, हो गया जल, हवा, चट्टान और सभी तरह का खनिज वगैरह, ये सब चीज़ हमारा आता है अजैव संसाधन में, ठीक है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर दो पार्ट है मेरा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर दूसरा हो गया सम्यता और उपलब्धता के आधार पर, तो ये हमारा पहला हो गया नवीकरणीय संसाधन, दूसरा हो गया अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए देखते हैं नवीकरणीय दोस्तों, जिसे हम दोबारा प्राप्त या फिर दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वही हमारा हो गया नवीकरणीय संसाधन। इसका भंडार जो है अनलिमिटेड है, ठीक है, असीमित होता है और ये जो है कभी समाप्त नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए हमारा सौर ऊर्जा, सूर्य है वो डेली उगेगा तो उससे हम सौर ऊर्जा डेली उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, वन वगैरह, तो ये सभी जो हमारा वो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलिए आगे हमारा दूसरा हो गया दोस्तों, वो है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। तो इसके निर्माण में जो है लाखों वर्ष का भूगर्भिक समय लगता है, यानी बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब एक बार उपयोग करने के बाद ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और ये जो है हमारा एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त भी हो सकता है, ये दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, जिसमें हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें एक अब हमारा हो गया स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा गया, यानी स्वामित्व यानी कि आप समझ सकते हैं कि मालिकाना, ठीक है। तो देखिए पहला है इसमें हमारा व्यक्तिगत संसाधन, तो जिन पर किसी निजी व्यक्ति या फिर परिवार का कानून मालिकाना होता है वही हमारा व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे आपका घर हो गया निजी, आपकी भूमि हो गई, कुआं हो गया, कार वगैरह, तो ये आपका निजी संपत्ति हो गया, निजी संसाधन हो गया। फिर दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन, तो ये संसाधन जो ये समाज, गांव, शहर के सभी लोगों के सामूहिक उपयोग के लिए उपलब्ध होता है, वही हमारा सामूहिक संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया सार्वजनिक पार्क हो गया, वो सभी के लिए, खेल के मैदान हो गया, शमशान भूमि हो गई, सामुदायिक तालाब वगैरह, तो ये सब जो है वो सभी के लिए होता है। तो ये हमारा स्वामित्व के आधार पर था। चलिए तीसरा देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन, तो देश की राजनीति सीमाओं के भीतर आने वाले सभी संसाधन सरकार के अधीन होते हैं। तट से 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक समुद्र क्षेत्र भी राष्ट्रीय संपत्ति ही है, तो ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन हो गया। इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए वो हमारा हो गया सरकारी जंगल, नदियाँ, रेलवे, सड़कें और खनिज संपदा वगैरह, तो ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखेंगे तो ये क्या है, तो इसका कंट्रोल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा होता है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद का खुला महासागर जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए खुला समुद्र हो गया, अंतरिक्ष हो गया, अंटार्कटिका हो गया, तो ये सभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया दोस्तों। चलिए विकास के स्तर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाए तो ये हमारा पहला हो गया संभव्य संसाधन, ये किसी क्षेत्र में मौजूद तो है
लेकिन तकनीकी और आर्थिक कारणों से भी मतलब तकनीकी और आर्थिक कारणों से अभी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं शुरू हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा का अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अभी अच्छे से नहीं हुई है। वही हमारा संभाव्य संसाधन होता है। दूसरा हो गया हमारा विकसित संसाधन, जो कि पूरी तरीक़ा से विकसित हो चुका है, जिन संसाधनों का पूरी तरीक़ा से सर्वोच्चन हो चुका है और वर्तमान में उसका जो है वो एक्टिव दोहन भी किया जा रहा है, यानी उसका यूज भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए झरिया के खदानों से निकाला जा रहा कोयला, ठीक है। तो ये हमारा विकसित संसाधन हो गया। चलिए तीसरा देखेंगे भंडार दोस्तों। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो जरूरतें पूरी कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त तकनीकी के अभाव से अभी भी मानव के पहुंच से बाहर है, वो हमारा भंडार हो गया। उदाहरण के लिए पानी से हाइड्रोजन ऊर्जा को व्यावसायिक रूप से अलग करने की सस्ती तकनीक ना होना, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। चलिए चौथा हमारा है संचित कोष। यह भंडार का ही हिस्सा होता है जिसमें मौजूद तकनीकी से इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु इसे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचाकर रखा गया है, तो वो हमारा संचित कोष हो गया। जैसे बांधों में जमा पानी या भविष्य के लिए सुरक्षित रखे गए वन, तो ये सब आता है, ठीक है। तो ये सभी देखिए, हम देखें कि हमारा संसाधनों का वर्गीकरण को हमने डिटेल में पढ़ा दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देख लेंगे। थोड़ा सा निष्कर्ष लिखा है कि संसाधनों का यह वर्गीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से संसाधन हमारे पास कितना है और ये कब तक चलेगा। आज लगातार बढ़ती आबादी के कारण इसका इस्तेमाल बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, इसका उपयोग बहुत ही तेज़ी से हो रहा है दोस्तों। इसलिए पृथ्वी पर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें इन सभी संसाधनों का सोच समझकर और समझदारी से उपयोग करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा दोस्तों कि उद्योगों के स्थानीयकरण में बेवर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पहले पूछा जा चुका है। यानी उद्योगों का जो स्थानीयकरण हुआ उसमें बेवर यानी इनका क्या सिद्धांत था, इनके सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो चलिए समझेंगे। तो देखिए आंसर लिखा है कि उद्योगों के स्थानीयकरण का मतलब है कि कोई भी फैक्ट्री या फिर उद्योग किसी खास जगह पर ही क्यों लगाया जाता है, वही हमारा हो गया उद्योगों के स्थानीयकरण, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लिए। अब समझ लेंगे हम लोग कि अल्फ्रेड वेबर का यह जो सिद्धांत है वो पूरी तरीक़ा से न्यूनतम परिवहन लागत पर ही आधारित है। वेबर का मानना था कि कोई भी उद्योगपति अपनी फैक्ट्री उसी जगह पर लगाएगा जहां कच्चे माल को फैक्ट्री तक ले जाने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का कुल खर्च जो है वो सबसे कम हो। यानी जहां सुविधाएं हो, जहां से वो जो है अपने माल को बेच सके, कच्चे माल को ला सके, तो ये सब सुविधाएं हो, कम लागत लगे, तो उसी जगह पर फैक्ट्री कोई भी इंसान लगाएगा ताकि उसे ज़्यादा मुनाफा मिल सके, ठीक है। तो ये इनका सिद्धांत था। चलिए सिद्धांत की मान्यताएं देखेंगे। तो वेबर ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ कंडीशंस या फिर मान्यताएं दी है जो निम्नलिखित है। पहला हो गया हमारा कि समान भौगोलिक क्षेत्र, पूरी क्षेत्र एक समान है जहां जलवायु, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था एक जैसी है। दूसरा है बाजार का स्थान निश्चित करना, यानी तैयार माल को बेचने के लिए बाजार का स्थान पहले से ही तय है। तो ये इनका सिद्धांत की मान्यताएं हैं। चलिए अगला हमारा कि कच्चे माल का स्रोत ज्ञात, या पता है कि कच्चे माल कहाँ कहाँ से उपलब्ध है। फिर हो गया श्रम की उपलब्धता, यानी श्रमिकों मजदूरों की उपलब्धता। तो श्रमिकों के केंद्र निश्चित हैं और वे एक निश्चित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार भी हैं। तो ये सभी मान्यताएं हैं। फिर हमारा हो गया परिवहन लागत दोस्तों। तो परिवहन का खर्च पूरी तरीक़ा से माल के वजन और दूरी पर निर्भर करता है, यानी जितना भारी माल और जितनी लंबी दूरी उतना ज़्यादा खर्च निकलेगा परिवहन लागत। तो ये सब देख सकते हैं आप लोग, वेबर का जो सिद्धांत है उसकी मान्यता थी। चलिए आगे देखेंगे कि कच्चे माल का वर्गीकरण। तो वेबर ने उद्योगों की जगह तय करने के लिए कच्चे मालों को दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पहला हो गया स्वव्यापी कच्चा माल, जो हर जगह आसानी से मिल जाता है, जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा वगैरह। फिर दूसरा हो गया हमारा स्थानिक कच्चा माल, जो किसी खास स्थान पर ही मिलता है, जैसे कि कोयला, लोहा, तांबा, ये हर जगह नहीं ना मिलता।
स्थानिक कच्चे माल को भी वेबर ने दो भागों में बांटा। अब जो हमारा स्थानिक कच्चा माल है उसे वेबर ने दो भागों में बांटा। पहला हो गया शुद्ध कच्चा माल, दूसरा हो गया वजन ह्रास वाले या फिर अशुद्ध कच्चा माल, आप समझ सकते हैं। तो देखिए शुद्ध में हमारा हो गया जिसका वजन फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के बाद भी कम नहीं होता, जैसे कि कपास हो गया, रुई हो गया। 1 टन रुई से लगभग 1 टन कपड़ा ही बनेगा, उससे कम थोड़ी होगा। और दूसरा हो गया अशुद्ध कच्चा माल जिसका वजन फैक्ट्री में साफ करने या फिर गलने के बाद बहुत कम हो जाता है, जैसे गन्ना। गन्ने के वजन, कुल वजन का केवल 10 से 12% ही चीनी बनता है, बाकी का कचरा निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लोहा भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि वेबर का पदार्थ सूचांक के बारे में। तो देखिए वेबर ने उद्योगों की स्थिति जानने के लिए एक फार्मूला दिया है जिसे हम लोग पदार्थ सूचांक कहते हैं। यदि MI 1 से अधिक है, जिसका मतलब है कि कच्चा माल जो है वो अशुद्ध है, ऐसे उद्योग कच्चे मालों के स्रोतों के पास ही लगाए जाएंगे, जैसे चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, तो ये सभी। ठीक है, फिर देखिए अगला हो गया हमारा कि यदि MI 1 के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि कच्चा माल जो है वो शुद्ध है। ऐसे उद्योग जो है वो बाजार या फिर कच्चे माल के क्षेत्रों में कहीं भी लगाए जा सकते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग वगैरह हो गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि स्थानीयकरण की त्रिकोण के बारे में, कि जब किसी उद्योग के लिए दो अलग अलग जगहों से कच्चे माल जैसे कोयला और लोहा की जरूरत हो और तीसरी जगह बाजार हो, तो वेबर ने स्थानीय त्रिकोण की कल्पना की है। यानी फैक्ट्री इस त्रिकोण के भीतर या किसी कोने पर एक बिंदु पर लगेगी जहां से तीनों जगह यानी कच्चा माल 1 हो गया, कच्चा माल 2 हो गया और बाजार वगैरह का कुल परिवहन खर्च सबसे कम आए, तो उसी स्थान पर जो है फैक्ट्री को लगाना चाहिए। मान लीजिए आप इधर खरीद रहे हैं, इधर बेच रहे हैं, ठीक है, और इधर जो है आप समझ लीजिए कि बाजार मतलब दूसरा माल ला रहे हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए ऐसा जगह फैक्ट्री लगाना है जहाँ से आपका परिवहन खर्च जो है वो कम आए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक यानी कौन कौन से कारक हैं जो स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। तो परिवहन लागत के अलावा वेबर ने 2 और कारकों को माना है जो फैक्ट्री की जगह बदल सकते हैं। पहला हो गया श्रम लागत यानी मजदूरी की लागत। दोस्तों, यदि त्रिकोण से दूर किसी जगह पर बहुत सस्ते मजदूर मिल रहे हैं और वहां फैक्ट्री लगाने से मजदूरी की जो बचत हो रही है वह आंतरिक परिवहन खर्च से ज़्यादा हो, तो फैक्ट्री जो है वो सस्ते मजदूरी वाले केंद्र की तरफ खींच जाएगी। इसके लिए वेबर ने आइसोडपेन समान परिवहन खर्च वाली रेखा का प्रयोग किया। यानी इनका कहने का मतलब है कि श्रम लागत यानी मान लीजिए आप फैक्ट्री यहाँ लगाएं, ठीक है, जो आपका परिवहन लागत है वो 50 रुपये निकल रहा है, यानी उससे आपका 50 रुपये का बचत हो रहा है। लेकिन वहीं मजदूरी लागत है, श्रम लागत है, उससे आपको 80 रुपये का बचत हो रहा है। तो आप फैक्ट्री कहाँ लगाइएगा? जहाँ मजदूरी लागत, जहाँ फैक्ट्री मजदूर वगैरह बहुत सस्ते हैं वहाँ। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा समूहन। जब एक ही जगह पर कई उद्योग एक साथ लगाते हैं तो उससे बैंकिंग, बीमा, मरम्मत और तकनीकी सुविधाओं का सामूहिक लाभ मिलता है। इससे उत्पादन खर्च कम हो जाता है, जिससे उद्योग और सामूहिक केंद्र एक तरफ आकर्षित भी होते हैं। तो ये समूहन भी, तो ये सभी चीज़ भी जो है वो मायने रखता है। चलिए आगे देखेंगे कि वेबर के सिद्धांत की आलोचना। तो आधुनिक भूगोलवेताओं ने इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी बताई है। कौन कौन सा कमी है? तो वेबर ने परिवहन खर्च को केवल वजन और दूरी पर माना है, जबकि असलियत में परिवहन का साधन रेल, ट्रक और सरकारी नीतियों के कारण माल भाड़ा बदलता रहता है। यानी अलग अलग तरीके से अगर आप ट्रक से पहुंचा रहे हैं तो वो अलग खर्च है, ट्रेन से पहुंचवा रहे हैं तो अलग खर्च है। तो इस हिसाब से जो है वो बढ़ते रहता है, घटते रहता है। इन्होंने बाजार की मांग और बदलती कीमतों पर भी ध्यान नहीं दिया, केवल लागत को कम करने पर जोर दिया। ये भी उनकी कमियां हैं। फिर देखिए आज के डिजिटल युग में कई उद्योग जो है वो फूट लूज उद्योग हैं, जैसे IT सेक्टर हो गया। इन्हें कच्चे माल या फिर परिवहन लागत की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो ये सभी कमियां रहा था वेबर के सिद्धांतों का। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। निष्कर्ष लिखा है कि वेबर का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कोई भी फैक्ट्री वहीं लगाई जाती है जहां परिवहन का कुल खर्च सबसे कम हो। आज के समय में परिवहन के साधन बदलने के बावजूद
भारी उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग वगैरह की जगह तय करने के लिए आज भी वेबर का ही न्यूनतम परिवहन खर्च का नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये इनके सिद्धांत के बारे में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब जो है ना इग्नोर नहीं करना। जितने भी क्वेश्चन लिए गए ना सब इंपॉर्टेंट, फालतू का एक भी क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों और कार्यों का वर्णन करना है। तो चलिए समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसे भी डिटेल में। तो देखिए आंसर हमारा हो गया दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए विश्व व्यापार के नियमों को तय करने वाली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों। इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर हुई थी। यानी गेट ये एक संस्था थी GATT, इसके स्थान पर जो है WTO का स्थापना हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ। कब हुआ? तो 1 जनवरी 1995 को। आर्थिक भूगोल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका मुख्य कार्य जो है, इसका मुख्य काम जो है वो विभिन्न देशों के बीच सीमा शुल्क वगैरह और व्यापारिक बाधाओं वगैरह को, परेशानियों वगैरह को कम करके पूरी दुनिया में एक मुक्त, निष्पक्ष और नियम आधारित वैश्विक बाजार को सुनिश्चित करना इसका काम रहता है विश्व व्यापार संगठन का। चलिए इसका उद्देश्य देखते हैं। तो WTO जो है दोस्तों, शॉर्ट में लिखे हमने, तो WTO की स्थापना के पीछे निम्नलिखित दूरगामी भौगोलिक और आर्थिक उद्देश्य शामिल है। क्या क्या? तो पहला हो गया मुक्त एवं निर्बाध व्यापार दोस्तों। तो विभिन्न देशों के बीच होने वाले आयात निर्यात के मार्ग में आने वाले भौगोलिक और कृत्रिम अवरोध, जैसे कि कच्चा यानी उच्च सीमा शुल्क हो गया, कोटा प्रणाली वगैरह को धीरे धीरे समाप्त करना। तो ये सभी चीज़ों का काम करता है। ठीक है, ये सभी जो है इसका उद्देश्य है। चलिए भेदभाव रहित व्यापार नीति दोस्तों। तो वैश्विक बाजार में किसी भी देश के साथ पक्षपात को रोकना, इसके 2 मूल सिद्धांत है। पहला हो गया मोस्ट फॉरवर्ड नेशन यानी MFN, मोस्ट फॉरवर्ड नेशन। यदि कोई देश किसी एक व्यापारिक साझेदार को विशेष छूट देता है तो वह छूट जो है सभ्यता ही अन्य भी सभी देशों पर लागू होगी। तो ये इनका सिद्धांत है। दूसरा है राष्ट्रीय व्यवहार। विदेशी वस्तुओं और स्थानीय वस्तुओं के बीच घरेलू बाजार में कोई कानूनी या फिर टैक्स संबंधी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए वैश्विक जीवन स्तर में इसका सुधार देखिए, तो ये भी एक उद्देश्य है। तो व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करके सदस्य देशों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, जिसे मानव विकास सूचांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्टर, ठीक है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, और जीवन स्तर में सुधार हो सके। चलिए संसाधनों का सतत उपयोग दोस्तों। तो विश्व की सीमित प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग सुनिश्चित करना कि पर्यावरण का संरक्षण हो और सतत विकास को भी बढ़ावा मिले। तो ये सभी जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है उद्देश्य है, यानी विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। चलिए इसका काम देखेंगे दोस्तों। तो ये आखिर इसका क्या क्या काम है। ठीक है, तो समझौते और प्रशासन, यानी समझौते का प्रशासन और कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंट। ठीक है, WTO के तहत जितने भी बहुपक्षीय समझौते यानी GATT हो गया, गेट्स हो गया, ट्रिप्स वगैरह हुए, उन्हें सभी सदस्यों देशों में कड़ाई से लागू करवाना, ये इनका काम है WTO का। फिर दूसरा काम हो गया कि व्यापार वार्ताओं के लिए मंच प्रदान करना, यानी जो भी सदस्य देश है उन सभी को समय समय पर आपस में बैठाकर व्यापारिक टैक्स कम करने और नए नियम बनाने के लिए एक वैश्विक मंच देना, जैसे कि दोहा विकास एजेंडा हुआ था उसी तरीका से। ठीक है, चलिए अगला काम हो गया हमारा कि व्यापारिक विवादों का निपटारा। तो इसके पास एक शक्तिशाली विवाद निपटारा निकाय जिसको DSB, ठीक है, ये भी होता है। यदि किन्हीं 2 देशों में व्यापारिक नियमों को लेकर झगड़ा होता है तो यह जो है निकाय, यानी यह जो निकाय है वो एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत की तरह काम करता है और कानूनी फैसला सुनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी इसका काम है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा यानी TPR, समय समय पर सभी देशों की व्यापार नीतियों की जांच करना, ताकि यह
सुनिश्चित हो सके कि कोई देश जो है वो नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो ये सभी जो है हमारा विश्व व्यापार संगठन का जो है वो काम हो गया। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो है वैश्विक व्यापार में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वैश्विक व्यापार पर इसका प्रभाव। तो WTO जो हमारा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मूल्यांकन इसके स्थानिक प्रभावों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। देखिए कुछ सकारात्मक प्रभाव हो गया, कुछ नकारात्मक प्रभाव हो गया। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव में क्या है, तो स्थानिक अंत क्रिया में वृद्धि। तो परिवहन लागत जो है दोस्तों वो कम होने और सीमा शुल्क घटने से देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, यानी बहुत गुना जो है मतलब बहुत ज़्यादा व्यापार वगैरह बढ़ जाता है। फिर हो गया वैश्विक मूल्य श्रृंखला का विकास। इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी MNC वगैरह के लिए कच्चे माल को एक देश से लेना, प्रोसेसिंग दूसरे देश में करना और बाजार तीसरे देश में खोजना आसानी हो जाता है। तो ये सभी जो है वो सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग नकारात्मक प्रभाव या फिर नकारात्मक पक्ष, आप समझ सकते हैं। तो विकसित बनाम विकासशील देशों का विवाद। तो आलोचकों और भूगोलवेताओं का मानना है कि WTO के नियम अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों के हितों के अधिक अनुकूल है। देखिए कृषि सब्सिडी का मुद्दा। तो विकसित देश अपने अमीर किसानों को भारी सब्सिडी देता है, जिससे विकासशील देश जैसे भारत वगैरह के गरीब किसानों के उत्पाद वैश्विक बाजार में पिछड़ जाते हैं। जब भारत अपने गरीब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है यानी MSP देना चाहता है, तो WTO के नियमों के तहत उस पर आपत्ति जताई जाती है। ठीक है, तो ये सभी जो है इसका नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक प्रभाव हो गया। देखिए पर्यावरण का हर्ष, यानी मुक्त व्यापार और अंधाधुंध औद्योगिकरण के कारण विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा दोहन हुआ है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी भारी क्षति पहुंच रही है। तो ये हमारा नकारात्मक प्रभाव ये है। चलिए थोड़ा सा इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO बोलते हैं, पूरी दुनिया के व्यापार को संभालने वाली ट्रैफिक पुलिस की तरह है, समझ लीजिए। भले ही कई बार बड़े देशों के साथ देने के आरोप भी लगे, यानी इसके ऊपर जो है कई बार आरोप लगा है कि ये जो है वो बड़े देशों का साथ देती है, लेकिन आज की दुनिया में बिना किसी लड़ाई झगड़े के सभी देशों के बीच ईमानदारी और नियमों से व्यापार चलाने के लिए ये संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा विश्व व्यापार संगठन के बारे में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 5 मार्क्स या फिर टोटल 15 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोस्तों कि वॉन थ्यूमन यानी वॉन थ्यूनन, ठीक है, वॉन थ्यूमन की कृषि अवस्थिति सिद्धांत का विवेचना कीजिए। तो चलिए समझेंगे। आंसर है कि जर्मन भूगोलवेता वॉन थ्यूनेन ने 1826 में यह समझाया कि किसी बाजार या फिर शहर के चारों तरफ खेतों में कौन सी फसल उगाई जाएगी। उसका यही सिद्धांत जो है वो पूरी तरीक़ा से बाजार से दूरी और परिवहन लागत पर आधारित है। सरल शब्दों में अगर समझें तो उसका मानना था कि जैसे जैसे खेत जो है वो बाजार से दूर होते हैं, परिवहन खर्च बढ़ने के कारण फसलों के प्रकार भी बदल जाते हैं। किसान हमेशा वही फसल चुनता है जिससे उसे सबसे ज़्यादा मुनाफा हो। तो ये इनका मानना था, जो कि जर्मन भूगोलवेता वॉन थ्यूनेन थे। ठीक है, चलिए आगे और भी इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, तो अपने सिद्धांत को समझाने के लिए वॉन थ्यूनेन ने एक काल्पनिक क्षेत्र की कल्पना की, जिसकी शर्त, जिसकी कंडीशन निम्नलिखित है। पहला देखिए, वलीयत प्रदेश, एक ऐसा क्षेत्र दोस्तों जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है और उसका केवल एक ही केंद्रीय शहर या फिर बाजार है। तो ये हमारा वलीयत क्षेत्र हो गया। दूसरा है कि समान भौगोलिक दशाएं, पूरे क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और भूमि की बनावट एक जैसी। चलिए अगला है हमारा परिवहन का एक ही साधन, पूरे क्षेत्र में माल लाने से ले जाने के लिए केवल घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होता है। तो इसमें देखिए यानी एक ही साधन, समझ लीजिए सिर्फ एक ही साधन है। तो ये भी एक इनका जो है मान्यता है, ठीक है, इनके सिद्धांत का। फिर हमारा हो गया परिवहन लागत दोस्तों। तो परिवहन का खर्च पूरी तरीक़ा से माल के वजन और दूरी के अनुपात से बढ़ता है।
अगला हमारा हो गया आर्थिक मानव, तो सभी किसान केवल अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए काम करते हैं। तो ये सभी जो है वो सिद्धांत का मान्यताएं हैं। चलिए आर्थिक लगान या फिर भूमि लगान देखते हैं। तो वॉन थ्यूनन ने फसलों को चुनाव तय करने के लिए गणितीय सूत्र दिया है। कौन सा सूत्र है? तो देखिए ये सूत्र है हमारा दोस्तों L बराबर वाई, आपका ब्रैकेट के अंदर हो गया P माइनस सी माइनस वाई डी एफ, ठीक है, जिसमें हमारा L क्या होता है? तो L हो गया भूमि लगान या फिर शुद्ध मुनाफा, आप समझ सकते हैं। वाई हमारा क्या है? फसल का पैदावार हो गया दोस्तों। और फिर हमारा P क्या हो गया? तो P हो गया बाजार में फसल की कीमत हो गई। C हो गया कि फसल उगाने की लागत, ठीक है। फिर हमारा हो गया D दोस्तों, चलिए D हमारा हो गया बाजार से खेती की दूरी। और F हो गया माल भाड़ा या फिर परिवहन भाड़ा, ठीक है। तो ये इसका जो है एक गणितीय सूत्र दिया गया। नियम देखिए कि जो फसल बाजार के पास उगाई जाएगी उसका परिवहन खर्च कम होगा, इसलिए उसका मुनाफा सबसे ज़्यादा होगा। ये नियम है। चलिए आगे इसके देखेंगे कि कृषि पेटियों का स्वरूप। तो वॉन थ्यूनन ने बाजार के चारों तरफ दूरी के आधार पर 6 संकेंद्रीय छल्लों या फिर पेटियों की कल्पना की है। कौन कौन सा? तो पहला हो गया हमारा प्रथम पेटी दोस्तों, जैसे कि दूध और हरी सब्जियां, यह बाजार के सबसे पास होती है। यहाँ जल्दी खराब होने वाली जैसे चीज जैसे दूध, फल और सब्जियां वगैरह उगाई जाती है, क्योंकि इन्हें तुरंत बाजार में पहुंचाना होता है और तुरंत बेचना होता है। तो ये हमारा प्रथम पेटी है। चलिए दूसरा पेटी देखेंगे। इसमें लकड़ी उत्पादन हो गया दोस्तों। उस जमाने में ईंधन के लिए लकड़ी की बहुत ज़रूरत थी। लकड़ी भारी होता था, यानी भारी होती थी, इसलिए लंबी दूरी लाने का परिवहन खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इसी वजह से इसे दूसरी पेटी में रखा गया है। चलिए तीसरा हमारा तीसरी पेटी दोस्तों, यानी सघन अन्न कृषि। यह जो है राई और अन्य अनाजों की खेती होती है। यहाँ खाली ज़मीन नहीं छोड़ी जाती और खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए चौथा पेटी देखेंगे जो हमारा विस्तृत अन्न कृषि। यहाँ थोड़ी कम सघन वाली खेती होती है। फसलों के साथ साथ पशुओं के लिए चारावाह भी छोड़े जाते हैं। चारागाह, ठीक है, यानी चरने के लिए जो उनका समझ लीजिए उनका खाना, ठीक है। पांचवा हमारा दोस्तों पंचम पेटी। तो 3 खेत प्रणाली। यहाँ एक भूमि यानी भूमि के 1/3 भाग पर अन्न, 1/3 भाग पर चारागाह और 1/3 भाग को खाली छोड़ा जाता है ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बने रहे। फिर हमारा छठी पेटी है वो है पशुचरण या फिर पशुपालन। तो यह बाजार से सबसे दूर होती है। यहाँ केवल पशुएं पाले जाते हैं, क्योंकि पशु जो है खुद चलकर बाजार तक जा सकते हैं, जिससे उसका परिवहन खर्च शून्य हो जाता है। तो ये 6 पेटियों में इस सिद्धांत को बांटा गया है। चलिए सिद्धांत की आलोचना देख लेंगे। तो देखिए यानी आलोचना देखिए काल्पनिक मान्यताएं। तो आज के युग में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो पूरी दुनिया से अलग हो। तो ये इनकी जो सिद्धांत दिया गया वो उनकी कमियां आलोचना है। दूसरा हो गया हमारा आधुनिक परिवहन दोस्तों। तो हमारा रेफ्रिजरेटर शीतलन प्रणाली जो हमारा होता है रेफ्रिजरेटर, ट्रेन और ट्रकों के आने से अब दूध और सब्जियां हजारों किलोमीटर दूर में भी बाजार जा सकती है और सुरक्षित रह पाती है, ठीक है। आगे देखिए जलवायु की भिन्नता। तो मिट्टी और जलवायु हर जगह एक जैसा नहीं होती, जिससे फसलों का प्रतिरूप भी बदल जाता है। तो ये इनके सिद्धांत की आलोचना थी। चलिए निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष लिखा है हमारा कि वॉन थ्यूनन का सिद्धांत जो है वो हमें सिखाता है कि बाजार से दूरी बदलने पर खेतों का स्वरूप और फसलों का यानी प्रकार जो है वो कैसे बदल जाता है। भले ही आज के तेज परिवहन और रेफ्रिजरेटर के युग में उनकी 6 पेटियां हुबहू वैसे ही नहीं दिखाई देती, फिर भी किसी बड़े शहर के पास हरी सब्जियां और डेयरी फार्मिंग का होना आज भी इस सिद्धांत के मूल नियमों को बिल्कुल सही साबित करता है। तो ये इनका सिद्धांत दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है पहले ही पूछा जा चुका है, यानी 22 से 26 वालों को। तो देखिए विहिट लस्सी के प्रमुख कृषि प्रदेशों का वर्णन करना है। तो चलिए आंसर समझेंगे। तो कृषि प्रदेशों का मतलब हुआ दोस्तों कि पृथ्वी के उस बड़े क्षेत्र से जहां खेती का तरीका, उगाई जाने वाली फसलें और पाले जाने वाले पशु एक समान होते हैं, वही हमारा कृषि प्रदेश हो गया।
व्हाइट लसी ने पूरे विश्व की कृषि का गहन अध्ययन किया और दुनिया को 13 कृषि में बांटा। उसका यह वर्गीकरण एक ऐसे फसल के आधार पर नहीं था, बल्कि उन्होंने जलवायु के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, तकनीकी विकास और इंसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर यह विभाजन किया या वर्गीकरण किया है। तो चलिए, इनका वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या क्या रहा है। तो व्हाइट लसी ने विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने के लिए निम्नलिखित 5 मूल बातों को आधार माना, तभी उन्होंने जो है वो कृषि प्रदेशों को बांटा। पहला जो बात है वो है दोस्तों कि फसलों और पशुओं का सहसंबंध, क्षेत्रों में कौन सी फसलें उगाई जा रही है और उनके साथ कौन से पशु पाले जा रहे हैं, तो ये। दूसरा हो गया खेती करने का तरीका, तो फसलों को उगाने और पशुओं को पालने की विधि कैसी है, यानी पारंपरिक विधि है या फिर आधुनिक विधि है। चलिए, दूसरा हो गया हमारा अगला हो गया दोस्तों कि श्रम और पूंजी का निवेश, तो खेत में कितना मेहनत किया जा रहा है और कितना पैसा जो है वो मशीनों में लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है उत्पादित वस्तुओं का उपयोग, तो खेत में पैदा होने वाला अनाज किसान खुद खा रहा है या उसे बाजार में बेच रहा है, यानी व्यापार कर रहा है, या फिर खुद जीवन निर्वाह कर रहा है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए 5 आधार के माध्यम से फिर हमारा 5वां आधार है कि कृषि के उपकरण और बुनियादी ढांचा, तो खेती के लिए किन औजारों, मशीनों और फार्म हाउसों और तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सभी आधार है इनके सिद्धांत का। चलिए, 13 प्रमुख कृषि प्रदेश देखेंगे इनका। तो व्हाइट लसी ने पूरे विश्व को निम्नलिखित 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है, जिसमें पहला हो गया हमारा जीवन निर्वाह या फिर पारंपरिक कृषि प्रदेश। दोस्तों, इसमें पहला है कि चलवासी पशुचरण प्रदेश, तो यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, जैसे कि सहारा मरुस्थल मध्य एशिया में पाया जाता है। यहाँ लोग जो है वो चारों और पानी की तलाश में अपने पशु जैसे कि ऊंट, भेड़, बकरी के एक साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। फिर दूसरा हो गया व्यापारिक पशुपालन। दोस्तों, तो यह विकसित देशों के घास के मैदान जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में होता है। यहाँ बड़े बड़े फार्मों में वैज्ञानिक तरीके से मांस, ऊन और दूध के लिए बड़े पैमाने पर पशु पाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दूध के लिए बड़े पैमाने पर पशु पाले जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया। चलिए, तीसरा देखेंगे तो स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, यानी इसे झूम खेती भी कहते हैं, या उष्णकटिबंधीय जंगलों झूम खेती, यानी यहाँ थोड़ा सा खेती किया फिर दूसरे जगह पर खेती किया। ठीक है, जैसे अमेज़न जंगल हो गया, और उत्तर पूर्व भारत में आदिवासियों द्वारा ये की जाती है। वे जंगल को काटकर और जलाकर साफ करते हैं, फिर 2-3 साल तक खेती करने के बाद उस ज़मीन को छोड़कर दूसरी जगह चल जाते हैं। वही हमारा जो है वो झूम खेती हो गया। चलिए, चौथा है दोस्तों भी प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, यह स्थानांतरणशील कृषि का ही सुधारा हुआ रूप है। इसमें किसान बार बार जगह नहीं बदलता, बल्कि एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से रहकर पारंपरिक तरीके से अनाज उगाता है। यानी इसमें जो है बार बार जगह इसे झूम खेती के जैसा नहीं बदलता, बल्कि एक ही जगह पर जंगलों को साफ किया, खेत बनाया और वहीं खेती करता है, वहीं रहना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए पांचवा हमारा है दोस्तों कि गहन जीविकोपार्जन कृषि, जो कि चावल प्रधान हो गया। यह जो है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों जैसे कि चीन और भारत में पाई जाती है, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ खेतों का आकार छोटा होता है और साल में 2 मुख्य रूप से चावल यानी धान की खेती की जाती है, उगाई जाती है। चलिए, छठा हमारा दोस्तों, छठा देखेंगे तो बोल रहा है कि गहन आजीविकोपार्जन कृषि, तो चावल विहीन, तो यह जो है उन मानसूनी क्षेत्रों में होती है जहाँ बारिश कम होता है और चावल की जगह गेहूँ, ज्वार, बाजरा वगैरह, मक्का वगैरह जैसी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे कि आधुनिक एवं व्यापारिक कृषि प्रदेश के आधार पर, तो देखिए ये हमारा पहला हो गया बगाती कृषि प्रदेश। दोस्तों, तो यह औपनिवेशिक काल में यूरोपीय देश द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुरू की गई थी। इसमें बहुत बड़ी जमीन पर केवल एक ही व्यापारिक फसल उगाई जाती है, जैसे चाय उगाया गया
या फिर कॉफ़ी उगाया गया, रबड़, गन्ना और केला, तो ये हमारा होता है बागाती कृषि प्रदेश। चलिए सातवां देखेंगे, सातवां हो गया दोस्तों, सॉरी आठवां देखेंगे तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। तो यह भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र जैसे कि इटली, कैलिफोर्निया में पाई जाती है। यहाँ की विशेषता खट्टे फल जैसे अंगूर, जैतून, संतरा वगैरह की खेती और शराब बनाना, तो ये सभी यहाँ हमारा भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में होता है। चलिए नौवां जो है, नौवां देखेंगे तो व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। तो यह यूरोशिया के स्टेपीज, अमेरिका के प्रेरीज और अर्जेंटीना के पम्पास जैसे विस्तृत घास के मैदानों में होती है। यहाँ हजारों एकड़ की खेतों में केवल मशीनें यानी ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह की मदद से बड़े पैमाने पर गेहूं वगैरह उगाया जाता है। चलिए 10वां हमारा है दोस्तों कि व्यापारिक फसल और पशुपालन कृषि, इसे मिश्रित कृषि भी कहते हैं। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विकसित भागों में होता है, जहाँ किसान एक ही खेत पर अलग अलग भोजन उगाता है, यानी अलग अलग अनाज उगाता है, ठीक है। और साथ ही गाय सूअर जैसे पशु भी पालने का काम करता है। चलिए 11 देखेंगे, वो हमारा व्यापारिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश। यह बड़े शहरों के पास वाले ठंडे और आर्द्र क्षेत्र है, जैसे कि हमारा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, न्यूजीलैंड वगैरह में पाई जाती है। यहाँ आधुनिक मशीनों की मदद से केवल दूध और यानी दूध से बने हुए उत्पाद जैसे मक्खन हो गया, पनीर वगैरह के लिए गायों को पाला जाता है दोस्तों। और 12 हमारा लास्ट हो गया कि विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो इसमें शहरों की मांग को पूरा करने के लिए केवल सब्जियों, फलों और फूलों की खेती की जाती। इसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि रात भर भी ट्रकों द्वारा माल को बाजार में पहुंचा दिया जाता है। तो ये हमारा दूसरा भागों में ये था। चलिए अगले हमारा एक लास्ट है, जो वो है अन्य कृषि प्रदेश, जो कि निर्वाह फसल एवं पशुपालन कृषि दोस्तों। तो यह उन क्षेत्रों में होती है जहाँ किसान फसलें और पशु एक साथ रखता है, लेकिन तकनीकी की यानी टेक्नोलॉजी की कमी के कारण उत्पादन केवल उसके अपने परिवार के खाने पीने के लायक ही हो पाता है, यानी निर्वाह फसल और पशुपालन कृषि। देखिए इसकी कुछ आलोचना भी है, यानी इस सिद्धांत का। तो व्हिटलसी का यह वर्गीकरण जो वर्गीकरण किया गया 1936 का है। इसके बाद विश्व में कृषि में हरित क्रांति, हाइब्रिड बीज और नई तकनीक वगैरह आने से बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। कई क्षेत्रों में मौसम और सिंचाई की सुविधाओं के कारण इन प्रदेशों की सीमाएं भी बदल गई है। इन्होंने राजनीतिक और सरकारी नीतियों के प्रभाव को अपने वर्गीकरण में शामिल ही नहीं किया। तो ये सभी जो है इसकी आलोचना है इस सिद्धांत का। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं इनका वर्गीकरण का। तो देखिए व्हिटलसी का वर्गीकरण विश्व स्तर पर कृषि के विभिन्न रूपों को समझने का सबसे आसान और स्पष्ट जरिया है। आज लगभग 90 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया में बड़े पैमाने पर खेती का जो भौगोलिक रूप दिखाई देता है, वह व्हिटलसी के इन 13 प्रदेशों के बिल्कुल अनुरूप है। यही कारण है दोस्तों कि कृषि भूगोल में आज भी इस सिद्धांत को सबसे प्रामाणिक माना गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा दोस्तों कि मुख्य व्यापारिक गुट, जैसे कि हमारा CEEU हो गया, EU हो गया, एशियन हो गया, ऑपिक हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग संक्षिप्त में पढ़ेंगे। देखिए ये कई बार क्या होता है, आपको एक साथ क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो हो सकता है ये सब आपको 5-5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है अलग अलग करके, इसलिए आपको पढ़ लेना है ध्यान से। ठीक है, तो देखिए आंसर लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने और आपस में टैक्स शुल्क वगैरह यानी सीमा शुल्क वगैरह को कम करने के लिए देशों द्वारा यानी अलग अलग देशों द्वारा बनाए गए समूहों को व्यापारिक गुट कहते हैं। आर्थिक भूगोल के दृष्टिकोण से ये गुट जो है दोस्तों वो भौगोलिक निकटता और साझा आर्थिक हितों पर आधारित होते हैं, जो सदस्य देश के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करके उनकी सामूहिक आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, व्यापार को बढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए सभी जो भी प्रमुख गुट हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। तो देखिए प्रमुख व्यापारिक गुटों का वर्णन दोस्तों, तो पहला हमारा EEC यानी यूरोपियन इकोनॉमिक
कम्युनिटी यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है। इसका देखिए पृष्ठभूमि और स्थापना देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो 1957 में रोम की संधि के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों के बीच हुआ था, जैसे कि फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है इस व्यापारिक गुट का दोस्तों। तो देखिए सदस्य देशों के बीच व्यापारिक कर वगैरह को, टैक्स वगैरह को समाप्त करना, एक साझा बाजार का निर्माण करना और कृषि और परिवहन नीतियों में एक रूपता लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। भौगोलिक महत्व देखेंगे तो इसने जो है यूरोप के भौगोलिक और आर्थिक एकीकरण की नींव रखी। यह क्षेत्रीय गुट इतना सफल रहा कि आगे चलकर इसी का विस्तार हुआ और इसने जो है आज की आधुनिक यूरोपीय संघ जो है यानी ईयू का रूप ले लिया, यानी यही बदल के ईयू का रूप ले लिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं, ईयू यानी यूरोपीय संघ हमारा हो गया। दूसरा गुट हो गया दोस्तों ये है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ईयू। तो स्थापना और मुख्यालय देखा जाए तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी ईईसी का ही ये जो है अत्यधिक विकसित रूप यूरोपीय संघ है दोस्तों। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को maastricht संधि के तहत हुई थी। इसका प्रशासनिक मुख्यालय देखा जाए तो कहाँ है, तो ब्रेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं, देश हैं। वर्ष 2020 में जो ब्रिटेन इससे अलग हो गया, जिसे ब्रेक्सिट भी कहा जाता है, ठीक है, यानी 2020 में ब्रिटेन जो है वो इस देश से अलग हो गया। चलिए इसका विशेषता देखेंगे, इसका काम देखेंगे तो देखिए एकल बाजार, सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों के आने जाने पर कोई भौगोलिक या फिर कानूनी प्रतिबंध नहीं है। बिना वीज़ा, बिना पासवर्ड का अवगमन, ठीक है, यानी आना जाना। फिर है साझा मुद्रा, यूरोपीय संघ की अपनी एक साझा मुद्रा है जिसे यूरो कहा जाता है। वर्तमान में इसे अधिकांश सदस्य देश इसे आधिकारिक मुद्रा के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। फिर हमारा अगला हो गया कि राजनीतिक एकीकरण दोस्तों, यानी इसकी अपनी एक संसद और केंद्रीय बैंक भी है जो सदस्य देशों के लिए नीतियां बनाती है, यानी नीतियां बनाते हैं। यह दुनिया का सबसे संगठित और शक्तिशाली व्यापारिक गुट के रूप में है दोस्तों। चलिए आगे हमारा अगला गुट है वो है एशियन, ठीक है, आसियान, यानी आसियन का फुल फॉर्म हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना और इसके कितने सदस्य हैं ये सब देखेंगे। तो देखिए आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का एक अत्यंत गतिशील संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। इसके वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार आदि वगैरह, ठीक है, यानी टोटल 10 सदस्य देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो देखिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को तेज करना। फिर क्षेत्रीय शांति और स्थिर को बढ़ावा देना। चलिए आगे हमारा हो गया कि आफ्ता दोस्तों, यानी आसियान फ्री ट्रेड एरिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार वगैरह को बढ़ावा देना ताकि बाहरी निवेश को आकर्षित किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके। चलिए इसका भौगोलिक महत्व देख लेते हैं। तो यह एशिया प्रांत में भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी है ये, ठीक है। चलिए आगे हमारा है वो है दोस्तों ओपेक, ठीक है, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसकी स्थापना और स्वरूप देखिए। तो ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वर्तमान में इसके 12 सदस्य देश हैं। कौन कौन सा, जिसमें हमारा सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई प्रमुख है इसमें से, ठीक है, यानी 12 में से ये सब जो है प्रमुख देश हैं। इसकी प्रकृति और इसका काम क्या है वो देख लेते हैं। तो यह पारंपरिक अर्थों में कोई मुक्त व्यापार गुट नहीं है, बल्कि यह कच्चे तेल जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह उत्पादक देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संघ है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य
इसका मुख्य काम जो है वो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों वगैरह को कंट्रोल करना, या सदस्य देशों के तेल उत्पादन के कोटे यानी सप्लाई की मात्रा को तय करता है, ताकि तेल की मात्रा यानी तेल की कीमतों में भारी गिरावट या फिर अस्थिरता ना आए। इसका भौगोलिक महत्व देखिए तो ओपेक दुनिया के कुल खनिज तेल निर्यात के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है, जिसके कारण यह वैश्विक ऊर्जा राजनीति और औद्योगिक भूगोल को सीधे प्रभावित करने का भी काम करता है। तो ये सभी हमारे प्रमुख गुट था दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि वैश्विक व्यापार पर व्यापारिक गुटों का क्या प्रभाव, यानी इन सभी गुट जो है उसका क्या प्रभाव है वैश्विक व्यापार पर। तो देखिए क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि करता है ये। तो इन गुटों के कारण सदस्य देशों के बीच आंतरिक व्यापार में भारी उथल पुथल आया है, यानी उछाल आया, बहुत ज़्यादा वृद्धि आया है। अब देखिए बाजार का विस्तार, छोटे देशों का भी एक बहुत बड़ा और एकीकृत बाजार मिल जाता है, जिससे उनकी कंपनियों का भी विकास तेजी से होता है। लेकिन इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। क्या है? तो व्यापार का विचलन, यानी कई बार ये गुट बाहरी देशों के लिए बहुत बड़े कड़े नियम या फिर टैक्स लगा देते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार वगैरह की भावना को ठेस पहुंचती है और इससे क्षेत्रीय संरक्षणवाद को बढ़ावा मिलता है, यानी ये एक नकारात्मक प्रभाव भी है इन गुटों का। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि ये व्यापारिक गुट देशों के बीच आर्थिक दोस्ती का एक माध्यम है, जहां EU जो हमारा हो गया यानी यूरोपियन यूनियन और हमारा आसियान जैसे गुट भौगोलिक निकटता के आधार पर अपने क्षेत्रों का विकास करते हैं। वहीं हमारा जो ओपेक है दोस्तों, वो यानी ओपेक जैसे गुट तेल संसाधनों के दाम पर पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आज के वैश्वीकरण के युग में वैश्विक अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए इन व्यापारिक गुटों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। आपको 5 मार्क्स के लिए अलग अलग करके पूछा जा सकता है, इसलिए हमने एक ही में सब लपेट दिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लौह एवं इस्पात उद्योग की अवस्थिति कारक एवं वितरण का वर्णन कीजिए। दोस्तों चलिए आंसर समझेंगे। तो लौह एवं इस्पात उद्योग का मतलब है कि लोहा और स्टील बनाने वाले कारखानों से है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह एक भारी उद्योग है, जिसके कच्चे माल यानी लोहा, कोयला, चूना, पत्थर और तैयार माल जैसे कि स्टील वगैरह दोनों का वजन बहुत ज़्यादा होता है। इसी भारीपन के कारण इस उद्योग को लगाने से पहले अवस्थिति का चुनाव किया जाता है। सोच समझकर करना पड़ता है ताकि परिवहन का खर्च सबसे कम आए। ठीक है, चलिए देखते हैं अवस्थिति कारक इसके, यानी कौन कौन से अवस्थिति कारक है। तो लौह एवं इस्पात उद्योग के अवस्थिति कारक, तो अल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत के अनुसार इस उद्योग की स्थापना को निम्नलिखित भौगोलिक और आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। पहला हो गया कच्चे माल की उपलब्धता, यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग 1.5 टन लोह अयस्क, 1.4 टन कोयला और 0.3 टन चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। इसलिए ये उद्योग मुख्य रूप से कच्चे माल के क्षेत्रों के पास लगते हैं। इसके 3 प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए पहला हो गया कोयला क्षेत्र के पास, जैसे कि जर्मनी का रूहर क्षेत्र और भारत का बोकारो हो गया। दूसरा हो गया लोह अयस्क क्षेत्रों के पास, जैसे कि अमेरिका का डुलूथ हो गया और भारत में जमशेदपुर हो गया दोस्तों। फिर तीसरा है तटीय भाग यानी समुद्र के किनारे, जहां विदेशों से कच्चा माल वगैरह मंगाना आसान हो सके, जैसे कि जापान का उद्योग हो गया, भारत का वियतनाम हो गया। ठीक है, चलिए ऊर्जा का स्रोत भी है, ये भी एक हमारा समझ सकते हैं, तो अवस्थिति कारक है दोस्तों। चलिए, तो लोहे को पिघलाने के लिए भारी मात्रा में कोयला या फिर सस्ती बिजली की आवश्यकता होती है। चलिए, परिवहन की सुविधा, तो भारी माल को लाने ले जाने के लिए रेलवे और जल परिवहन का होना बहुत ज़रूरी है। जल परिवहन सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये परिवहन की सुविधा भी ज़रूरी है। तो ये सभी कारक हैं। चलिए अगला कारक है बाजार की निकटता। तो तैयार स्टील की मांग भारी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी वगैरह बनाने और जहाजरानी उद्योगों में होती है। इसलिए बाजार के पास कारखाना लगाने से तैयार माल को भेजने का खर्चा बच जाता है।
सस्ते और कुशल श्रमिक दोस्तों, तो कारखानों में 24 घंटे काम करने के लिए बड़ी संख्या में एक कुशल और अकुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है दोस्तों। सस्ता जल दोस्तों, तो लोहे को ठंडा करने और भट्टियों को चलाने के लिए भारी मात्रा में ताजे पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कारखाना नदियों या फिर झीलों के किनारे लगाए जाते हैं। तो ये सभी जो है वो प्रमुख कारण है लौह और इस्पात उद्योग के अवस्थिति के कारक दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि लौह एवं इस्पात उद्योगों का वैश्विक वितरण यानी कहाँ कितना है। ठीक है, तो विश्व में इस उद्योग का वितरण बहुत ही असमान है। यह मुख्य रूप से उन देशों में केंद्रित है जहां तकनीक और खनिज की मात्रा यानी प्रचुर मात्रा है। जबकि चीन देखा जाए तो वर्तमान में चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग देश है। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र जो कि अनसान, मुगदेन यानी मंचूरिया, संघाई और युहान, चीन के पास विशाल घरेलू बाजार और सस्ता श्रम यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, फिर दूसरा हो गया हमारा भारत दोस्तों। तो भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उद्योग देश है। भारत में यह उद्योग मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार के आसपास केंद्रित है, क्योंकि यहाँ कोयला और लोहा दोनों आपस में मिल जाते हैं। प्रमुख केंद्र देखिए तो हमारा हो गया जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और विशाखापट्टनम। ठीक है, फिर हमारा अगला देश है वो है जापान। तो जापान के पास ना तो अपना कोयला है और ना ही लोहा, इसके बावजूद यह दुनिया का एक प्रमुख उत्पादक देश है। जापान अपने तटीय क्षेत्र यानी समुद्र किनारे पर विदेशों से कच्चा माल आयात करता है यानी मंगाता है और स्टील बनाने का काम करता है। तो प्रमुख केंद्र देखिए इसका तो आओता, टोबाटा, नागासाकी और टोक्यो, योकोहामा। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र जो है वो जापान का प्रमुख है। फिर हमारा हो गया अगला देश दोस्तों वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहाँ के पीट्सबर्ग क्षेत्र दुनिया की इस्पात राजधानी कहलाता है। इसके अलावा महान झील क्षेत्र जैसे कि शिकागो, गोरी और डुलुथ प्रमुख केंद्र हैं इसका। फिर आगे देखिए यूरोप दोस्तों। तो यूरोप में जर्मनी का रूहर क्षेत्र कोयले की प्रचुरता के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा यूक्रेन का किर्वेई रोग और रूस का यूराल क्षेत्र वगैरह प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र है दोस्तों। तो ये सभी देखिए विश्व का हमारा लौह इस्पात उद्योग का जो है वितरण देख लिए हमने। तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि लौह एवं इस्पात उद्योग किसी भी देश की आर्थिक ताकत का पैमाना है। पहले यह उद्योग केवल कोयला और लोहे की खदानों के पास ही लगाया जाता था, लेकिन आज का आधुनिक परिवहन, रेफ्रिजरेशन और तटीय सुविधाओं के कारण यह बाजार जो है बाजार और समुद्र के किनारे की तरफ भी तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 22 से 26 वाले का जब एग्जाम हुआ था तब, कि झारखंड राज्य में कोयला संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर समझेंगे। तो झारखंड को भारत का खनिज प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज प्रदेश, क्योंकि यहाँ देश की सबसे समृद्ध खनिज भंडार मौजूद है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 26% से अधिक हिस्सा जो है वो सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। सरल शब्दों में हम लोग समझे तो झारखंड का कोयला न केवल इस राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि पूरे भारत के उद्योगों को और बिजली को बनाने का एक मुख्य ईंधन है। यहाँ का लगभग 26% यानी पूरे भंडारण का 26% यहीं से झारखंड से ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे कि झारखंड में कोयले संसाधन का क्या महत्व है। तो देखिए सबसे पहला हो गया कि देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार। तो झारखंड भारत के यानी भारत में कोयला भंडार के मामले में सबसे पहले स्थान पर है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला यानी कोकिंग कोल पाया जाता है, जो मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग और लोहे को पिघलाने के लिए अनिवार्य होता है। पूरे भारत में कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड ही है दोस्तों। चलिए दूसरा महत्व जो है वो दूसरा महत्व क्या हो गया? दूसरा है कि ऊर्जा और विद्युत सुरक्षा। तो भारत की लगभग 70% बिजली आज भी कोयले थर्मल पावर से ही बनती है। झारखंड का कोयला क्षेत्र यानी कोयला देश के एक बड़े ताप विद्युत ग्रह जैसे कि पतरातू,
रेणुघाट, बोकारो और देश के अन्य राज्यों के पावर प्लांट को ईंधन की आपूर्ति करने का काम भी ये करता है। चलिए आगे हमारा तीसरा महत्व है वो है भारी उद्योगों का आधार। तो अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत के अनुसार भारी उद्योग कच्चे माल के पास लगते हैं। झारखंड में कोयले की प्रचुरता के कारण यहाँ भारत का सबसे बड़े लौह इस्पात कारखाने जैसे कि जमशेदपुर और बोकारो स्टील प्लांट स्थापित हो सके। इसके बिना भारत के औद्योगिक विकास की कल्पना भी असंभव है। तो ये इसका महत्व है। चलिए आगे है रोजगार सृजन दोस्तों। तो कोयला खनन झारखंड में आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन भी है। कोल इंडिया जैसे कि BCCL, CCL और निजी कंपनियों के माध्यम से लाखों स्थानीय लोग, लाखों मजदूर, इंजीनियर, ट्रक चालक वगैरह को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से रोजगार भी मिला है यहाँ। ये महत्व है। चलिए आगे महत्व है दोस्तों कि राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है यानी टैक्स वगैरह कमाई का। तो झारखंड सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोयले से मिलने वाला रॉयल्टी या फिर टैक्स आप समझ सकते हैं वो है। इसी पैसे का उपयोग करके राज्य में सड़कों का, स्कूलों का, अस्पताल और कल्याणकारी योजनाओं वगैरह का विकास किया जाता है। तो ये सभी जो है महत्व है हमारा। झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र के बारे में देखेंगे यानी कौन कौन सा प्रमुख कोयला क्षेत्र है दोस्तों। तो देखिए भूगोल के दृष्टिकोण से झारखंड में कोयले का वितरण मुख्यतः नदी घाटियों में है। जैसे पहला हो गया झरिया। यह झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है। यह देश में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोकिन कोयले का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। झरिया हमारा मुख्य स्रोत है। दूसरा हो गया बोकारो और रामगढ़ क्षेत्र। यहाँ भी भारी मात्रा में दोस्तों यहाँ भी जो है भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है जो स्थानीय स्टील प्लांट में काम आता है। फिर हमारा हो गया कर्णपुरा जहाँ कोयला का एक बहुत बड़ा भंडार है। यह वर्तमान में आधुनिक मशीनों से खनन का काम यहाँ हो रहा है कर्णपुरा में। चलिए अगला हो गया हमारा राजमहल पहाड़ियाँ। तो यहाँ से प्राप्त कोयला जो है वो मुख्य रूप से NTPC के बिजली घरों को भेजा जाता है। तो ये सभी जो है झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र है दोस्तों। चलिए कोयले खनन की प्रमुख चुनौतियाँ यानी कोयला खनन का कौन कौन सा प्रमुख चुनौतियाँ हैं। तो पहला हो गया कि झरिया की भूमिगत आग। तो झरिया के कोयला क्षेत्र में पिछले कई दशकों से ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है यानी आग लगा हुआ है जो गंभीर पर्यावरणीय और मानवीय संकट का कारण है। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा झरिया जो है जल रहा है, ठीक है, यानी नीचे से आग लगा है। दूसरा चुनौती है वो है दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण कि खनन के कारण हवा, पानी यानी दामोदर नदी वगैरह, मिट्टी वगैरह पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पर्यावरण प्रदूषण है। फिर है अवैध खनन। तो राज्य में कोयले की चोरी और अवैध खनन एक बहुत बड़ी आर्थिक और सुरक्षा की समस्या यानी अवैध खनन वगैरह होता है इलीगल तरीके से। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि कोयला झारखंड के विकास का एक बहुत बड़ा इंजन है, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है जो राज्य को अमीर बनाने के साथ साथ पूरे देश को बिजली और लोहा देने का काम करता है। यद्यपि आज पर्यावरण प्रदूषण और झरिया के भूमिगत आग जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, फिर भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक तरक्की के लिए झारखंड के इस काले सोने यानी कोयले का महत्व हमेशा बना रहेगा, हमेशा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था दोस्तों। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि मेजर 10 आपका जो ज्योग्राफी है दोस्तों उसके लिए हमने सिर्फ ये 10 प्रश्न ही किए हैं और ये 10 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये 10 प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना साथियों। यही वीडियो था, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।